हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे वंस अगेन। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट जनवरी 2012 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि एक से दो ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, लेकिन वहां पर हमको सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना होता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करने होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो सबसे उचित विकल्प है यहाँ पर ऑप्शन 3, क्योंकि व्यवस्था फेल हुई है इसीलिए बच्चा फेल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। यदि इस प्रकार की पद्धति अपनाएंगे तो शिक्षण से अधिगम पर बल दिया जाएगा, यहाँ पर यह परिवर्तन हो जाएगा। रटने को प्रोत्साहित करने से नहीं होगा, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर भी नहीं होगा, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होने से भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? बीजों का अंकुरण पढ़ाना है, इस प्रकार की संकल्पना स्पष्ट करनी है बच्चों को। तो विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अनुकरणों के चरणों का अवलोकन करना, उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करेंगे बच्चे तो स्पष्ट रूप से उन्हें समझ में आएगा कॉन्सेप्ट भी। श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करने से ये समझ में नहीं आएगा। बीज की वृद्धि के चित्र दिखाने से सिर्फ मन में समझेंगे, वो यहाँ पर याद करेंगे, विस्तृत व्याख्या से भी नहीं होगा। इस प्रकार से यदि अवलोकन करेंगे तो उन्हें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी संकल्पना कि किस प्रकार बीजों का अंकुरण होता है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा है वह कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा में अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, विविध पृष्ठभूमि के। तो समावेशी शिक्षा का यह कॉन्सेप्ट है या संकल्पना है कि यह कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। सबसे उचित विकल्प यहाँ पर ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसका मतलब है इसको जांचने में हर कोई वही उत्तर देगा या उतने ही अंक आएंगे बच्चे के हर बार। तो इसमें कोई व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण नहीं है, यानी प्रश्न नहीं है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न में क्या होगा? व्यक्तिनिष्ठ है, यह अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अंक देंगे, तो यह व्यक्तिनिष्ठ हुआ, वस्तुनिष्ठ नहीं। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, व्यक्तिनिष्ठ होगा, अलग अलग उत्तर देंगे बच्चे, तो उसका जांच भी अलग अलग प्रकार से की जा सकेगी। असत्य व असत्य में से बिल्कुल पहले से ही फिक्स होगा उत्तर, तो यह वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। आप यदि जांचेंगे तो भी वही उत्तर होगा, दूसरा कोई जांचेगा तब भी वही उत्तर आएगा। तो सत्य असत्य प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न में भी व्यक्तिनिष्ठ है, यह अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अंक देंगे। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना भी इस प्रकार की शिक्षा की विशेषता नहीं है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं भी नहीं है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन है, वह है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक प्रश्न बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न के किसके बारे में चिंतित है, प्रश्न की कौन सी विशेषता है, यहाँ पर हमें बताना है कि प्रश्न बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, क्या मैंने जो उद्देश्य बनाए थे उनको टेस्ट कर रहे हैं या उनकी परीक्षा ले रहे हैं ये प्रश्न। तो यहाँ क्या हो रहा है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल किया जा रहा है? नहीं। प्रश्नों के प्रकार को भी नहीं देखा जा रहा है, ना ही यहाँ विश्वसनीयता देखी जा रही है। यहाँ पर वैधता की जांच हो रही है प्रश्नों की, कि प्रश्न जो मापना चाहिए वह माप रहा है या नहीं, या उस उद्देश्य की परीक्षा ले रहा है या नहीं, इसी को हम वैधता कहते हैं। तो यहाँ पर जो है शिक्षक वैधता के बारे में चिंतित है, तो ऑप्शन 4 यहाँ सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र यह दृढ़ विश्वास करता है कि
शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं करनी चाहिए, गलत है। स्वतंत्र रूप से तर्कणा करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक नहीं है, बिल्कुल प्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष में अनुदेशन का नेतृत्व नहीं करना चाहिए, वहाँ पर लीडर नहीं होना चाहिए। बच्चों के अनुभव भी महत्वपूर्ण है, हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी कभी हो सकता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, बिल्कुल सही है। विद्यालय में बच्चों को शिक्षक ही अच्छे से जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड नहीं मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षण निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो शिक्षक है शिक्षार्थियों की क्षमताओं को अधिक जानते हैं बाहर के शिक्षक की तुलना में, बाहर के परीक्षक की तुलना में। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ उचित हो रहा है। आकलन बहुत किफ़ायती होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की क्षमताओं को जांच ले। तो यहाँ पर जो शिक्षक है स्कूल के, विद्यालय के, वही बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा अच्छे से जानते हैं बच्चों की क्षमताओं को। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 सबसे उचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल सही है। कठोर अनुशासन सुनिश्चित नहीं करना चाहिए। परीक्षकों की संख्या भी बढ़ा नहीं देनी चाहिए, परीक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। अधिगम की एक समान गति पर बल नहीं देना चाहिए, हर बच्चा अलग अलग गति से सीखता है, एक समान गति से नहीं। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है और यह विकास का सिद्धांत भी है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह गलत बात है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब है यह भी विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, यह भी गलत है। इसका मतलब यह विकास का सिद्धांत नहीं है। और जो विकास का सिद्धांत है वह है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि विकास की दर समान नहीं होती है सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार विभाजित करते हैं। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। आध्यात्मिक में विभाजित नहीं किया जाता है। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो यहाँ पर देखिए जो विभाजन है संवेगात्मक भी है, सामाजिक भी है, लेकिन यहाँ पर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक 2 भागों में हो गया है, फिर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हो गया है। तो मनोवैज्ञानिक भाग में नहीं बांटा जाता है इसमें। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प 1 ही है। जो मनोवैज्ञानिक है उसको संवेग में शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 1 होगा। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और आध्यात्मिक नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ही सबसे उचित होगा कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक होता है, इस प्रकार से बांटा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सबसे उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह किस उपागम पर आधारित है? तो अधिगम के शास्त्रीय उपागम पर आधारित नहीं है। यहाँ पर बच्चे चर्चा भी कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान से भी जोड़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। चित्र का प्रयोग कर रही है शिक्षिका और चर्चा भी कर रही है। तो ये अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पर एक प्रकार से पुनर्बलन भी नहीं हो रहा है, यहाँ अधिगम के सक्रिय अनुबंधन भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर बच्चों के ज्ञान का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे की दादी को उसे उसकी माँ की गोद से लेती है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण से रोता है आपको बताना है। क्या यह सामाजिक दुश्चिंता है या संवेगात्मक दुश्चिंता है, अजनबी दुश्चिंता है या वियोग की दुश्चिंता है? तो देखिए इस प्रकार होता है। कब होता है? इट इज़ सीन दैट इन्फेंट्स फील स्ट्रेंजर एंग्जाइटी, दैट इज फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्राइमरी केयर गिवर व्हेन दे कंप्लीट द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ। यह देखा गया है कि शिशुओं को अजनबी दुश्चिंता का अनुभव होता है। कब होता है? या अजनबी दुश्चिंता क्या है? यानी अपने प्राथमिक देखभालकर्ता से अलग होने का डर होता है। वे अपने जीवन का पहला वर्ष पूरा करते हैं। तो यदि ऐसा होता है कि जो प्राथमिक देखभाल करता है, घर के परिवार के सदस्य हैं उसके, यदि उनसे अलग होता है तो वो अजनबी दुश्चिंता का अनुभव करता है। लेकिन यदि माँ से दूर होता है तो वियोग की दुश्चिंता से पीड़ित होता है। सफर्स फ्रॉम सेपरेशन एंग्जाइटी व्हेन टेकन अवे फ्रॉम मदर। अब माँ से दूर होगा तो वियोग की दुश्चिंता है, लेकिन यहाँ परिवार वालों से दूर होगा तो अजनबी दुश्चिंता है, दूसरे लोग आ गए। लेकिन यहाँ पर जो है
दादी उसे उठा रही है, यानी माँ से अलग कर रही है। तो माँ से अलग कर रही है तो यहाँ पर हो जाएगी वियोग की दुश्चिंता। तो इसका सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना नहीं है, समाज में बड़ों का सम्मान करना भी नहीं है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन यह है। क्योंकि यहाँ पर जो है समाज में बड़ों का सम्मान करना भी आ जाएगा, क्योंकि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन करना होगा उसको कि समाज क्या चाहता है उस प्रकार से उसे चलना चाहिए। तो यहाँ पर समाज में बड़ों का सम्मान करना आ ही जाएगा अनुकूलन और समायोजन में। अपने सामाजिक मानदंड भी ये इस प्रकार से समायोजन करके बना सकता है जहाँ पर समाज में देख सकता है वह कि किस प्रकार के मानदंड है और वो उनको अपना सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ शामिल हो गए। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना भी इसमें आ जाएगा, सदैव नहीं होगा। ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, यदि सदैव अनुपालन करना भी है तो अनुकूलन और समायोजन करके वह कर सकता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियां, परियोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन तो है ही नहीं, लैंगिक पूर्वाग्रह है यहाँ पर, परियोजनात्मक उपागम ये भी नहीं हो जाएंगे। इस प्रकार की जो वरीयता दिया जाता है तो इसको कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगॉत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अनुवांशिक पर बल नहीं देते हैं, ना ही नैतिक पर, ना ही शारीरिक पर। यह सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वाइगॉत्स्की का। तो ये सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किस प्रकार से प्रभावित है? अलग अलग प्रकार से सिखाती है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या अलग अलग प्रकार से सिखाना चाहिए बच्चों को? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बच्चों को वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करके सिखाना चाहिए। विभिन्न अधिगम शैलियों के द्वारा सिखाना चाहिए, क्योंकि बहुबुद्धि है, बच्चों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि है तो अलग अलग प्रकार से वे सीखेंगे। वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में ऐसा नहीं कहा जाता है, ना ही संज्ञानात्मक विकास में। ऑप्शन 2 यहाँ पर सबसे उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस प्रकार के सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए इस प्रकार हो रहा है कि बच्चे अपना उत्तर खुद ही खोज रहे हैं, चर्चा करके खोज रहे हैं, सहयोग करके सीख रहे हैं। तो यह क्या है? क्या यह अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन है? नहीं है। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना भी नहीं है। सीखने की तत्परता भी नहीं है। यहाँ पर जो है वह है सक्रिय भागीदारी, कि बच्चे खुद से अपना सक्रिय होकर के उत्तर देने के लिए समूह में चर्चाएं कर रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत करके सहयोगात्मक अधिगम कर रहे हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सबसे उचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, यह तो विद्यालय से संबंधित है कि विद्यालय करता है या नहीं, शिक्षक से संबंधित नहीं है। शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता भी विद्यालय से संबंधित है। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, इस प्रकार से अनुभव होगा वह होगा बच्चों को। तो यह बच्चों से संबंधित है कि वे किस प्रकार अधिगम अनुभव करते हैं। विषय वस्तु में प्रवीणता, तो देखिए विषय वस्तु में प्रवीणता शिक्षक से संबंधित है कि किस प्रकार विषय वस्तु आती है शिक्षक को या नहीं आती है, वह विषय वस्तु में प्रवीण है या नहीं, अच्छे से समझा पाता है या नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर कोलबर्ग ऐसा नहीं कहते हैं। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर भी नहीं, ऐसा भी नहीं कहते हैं कोलबर्ग। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बिल्कुल सही है, नैतिक मुद्दे आप आधारित चर्चाओं में शामिल करेंगे तो वे कोलबर्ग के अनुसार नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ सबसे उचित होगा। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश नहीं देना है, तो ऑप्शन 3 यहाँ सबसे उचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। छोटे शिक्षार्थियों को वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकें, गलत है। प्रश्न के उत्तर ही नहीं सीखेंगे यदि इस प्रकार से वे अंतःक्रिया करेंगे। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ऐसा भी नहीं होगा। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख पाएंगे यदि छोटे समवयस्कों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये क्या होगा?
सामाजिक कौशल सीख सकेंगे। शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित नहीं करेंगे, ऐसा उद्देश्य नहीं होगा यहाँ पर। ऑप्शन 3 यहाँ सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक निरुयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की निरुयोगिता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग भी नहीं करना चाहिए। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि बच्चा क्या है, निरुयोग है, किस प्रकार परेशान होता है सीखने में, माता पिता से आप चर्चा करेंगे और ये योजना बनाएंगे कि हम कैसे सिखाना चाहिए इस बच्चे को। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सबसे उचित होगा। प्रवेश परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, पहले ही निर्योग्य है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सबसे उचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण। बिल्कुल सही है, संवेदी प्रेरी अवस्था में या इंद्रिय गामक अवस्था में ऐसी होता है। तार्किक रूप से समस्या समाधान मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की प्रवृत्ति भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही आएगी। सामाजिक मुद्दों पर सरोकार नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे उचित होगा ऑप्शन 1, क्योंकि संवेदी गामक अवस्था में बच्चा सामाजिक नहीं होता है, तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर करेक्ट होगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, यही इस प्रकार के चरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का? क्या केवल पालन पोषण और शिक्षा का परिणाम है? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है? केवल वातावरण या केवल आनुवंशिकता? यह भी पर्यावरण में ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। क्या ऐसा है? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, इस कारण से तो नहीं है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। क्या अनुशासन सिखाने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं? गलत बात है। बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। यहाँ पर सबसे सही है, हमेशा समूह में बेहतर सीखेंगे ऐसा नहीं होगा। समूह में बेहतर तो सीखते हैं लेकिन हमेशा नहीं होगा। यहाँ पर यह सबसे सही है, क्योंकि बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखेंगे। समूह में भी सीखेंगे, अलग भी सीखेंगे। कहाँ सीखेंगे हम बता नहीं सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सबसे उचित होगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे आप तो यहाँ पर अलग अलग विकास की दर से आप पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सबसे उचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना भी नहीं है, जो आपने प्रकल्पना बनाई कि समस्या समाधान हो जाएगी इससे। पहले आप समस्या तो पहचानिए, समस्या के प्रति जागरूकता होनी चाहिए सबसे पहले। प्रासंगिक जानकारियों को बाद में एकत्रित करेंगे जब आप समस्या के प्रति जागरूक होंगे। प्राकल्पना का निर्माण करना भी आप बाद में ही करेंगे जब आप समस्या के प्रति जागरूक होंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सबसे उचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक क्या सीखने का क्षेत्र है, या भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक? तो देखिए, सीखने के 3 क्षेत्र हैं, भावात्मक, संज्ञानात्मक और मनोशारीरिक। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सबसे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बिल्कुल बार बार हो रहा है, तभी बच्चा ऊब गया है। बच्चा बुद्धिमान है नहीं है, गलत बात है। बच्चे में सीखने की योग्यता भी है। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत नहीं है। आपको यह कार्य बार बार करने की जरूरत नहीं है, कुछ नया करके दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खालिस्तान की ओर संकेत करती है, वे कैसे सीखते हैं? बिल्कुल सही है, शिक्षकों की त्रुटियां यही बताती है कि वे कैसे सीख रहे हैं। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, सीखने की अनुपस्थिति नहीं है, सीखने के सामाजिक आर्थिक स्तर को नहीं बताती है। यह त्रुटियां यह बताती है कि वे बच्चे कैसे सीख रहे हैं, किस प्रकार से हम सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, हमने सीटेट पेपर 1 जनवरी 2012 सॉल्व कर लिया है और आई होप यह सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।